जी जी, ये कांग्रेस के जीने मरने का मामला नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये जी सपा के जीने के मरने का मामला नहीं है। ये जी भाजपा के जीवन मरण का सवाल है ये चुनाव, कि अगर इस बार भाजपा नहीं बना पाई सरकार, तो आरएसएस का 100वां साल फंस जाएगा। और पीएम केयर से लेके और नोटबंदी से लेके इलेक्ट्रल बॉन्ड तक जितने धतकर्म इन्होंने किए हैं, वो सब जब खुलेंगे तो बुढ़ापा इनका खराब हो जाएगा। जी। ठीक है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के पूरे देश दुनिया की नजरें बनी हुई हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पर नारा है कि अब की बार 400 पार। तो वही विपक्ष का दावा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 400 पार नहीं बल्कि 180 के आसपास सिमट करके रह जाएगी। और जिस तरीके से विपक्ष का अग्रेशन लगातार देखने को मिल रहा है, वो तमाम चीजें जो हैं चर्चा का केंद्र बनी हुई हैं। 190 सीटों पर मतदान हो चुके हैं। इसी पर हमसे बात करने के लिए देश के जाने माने पत्रकार अभिषेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया कि अब की बार 400 के पार और अब 190 सीटों पर मतदान हो चुके हैं, अमित शाह दूसरे चरण की वोटिंग के बाद जगह जगह मीटिंग में कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 100 सीटें पार कर चुकी है। किस तरीके से देखा और समझा जाए इन तमाम नतीजों को जो सामने आ रहे हैं? देखिए, नतीजा तो अभी सामने आया नहीं है कोई। ठीक है, केवल बयानबाजियां हैं लोगों की, और अपने अपने दावे हैं। ठीक है। नतीजा तो 4 जून को आएगा। जी और रुझान जो है वो हमें दिखते हैं केवल इससे कि कहाँ कहाँ पोलिंग का टर्नआउट कितना रहा है, कितना परसेंटेज रहा है। और हम इतना ही जानते हैं अब तक कि पहले और दूसरे फेज में हिंदी पट्टी के इलाकों में, खासकर बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में पोलिंग कम हुई थी। हमें इतना ही पता है। ठीक है। जी भाई, हम न चुनाव आयोग के हैं न हम सरकार के हैं। हम तो बाहर हैं, आपकी तरह ही हैं। तो हम हमारे हमारे लिए जानने के दो ही थर्मामीटर हैं। एक ये है कि ग्राउंड लेवल पे जनता क्या सोच रही है, और दूसरा, जिन सीटों पर मतदान हुआ वहां पोलिंग परसेंटेज कितना रहा। ठीक। तो हमारे पास इस समय दो मोटे तौर पे निष्कर्ष हैं। पहला ये कि हिंदी बेल्ट में बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड पोलिंग परसेंटेज कम रहा है। ठीक। इसका अर्थ क्या है? इसके दो मायने निकाले जा रहे हैं। पहला मायने ये निकाला जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी का निराश वोटर था, अर्बन मतलब शहरी, हिंदू, मध्यवर्गीय, निराश वोटर, वो वोट करने नहीं निकला। दूसरा अर्थ एक और निकाला जा रहा है कि बहुत से लोग इस बात से मुतमईन थे कि जब ईवीएम से ही वोट जाना है और हमारे दबाए से कुछ नहीं होना है, तो हम क्यों वोट देने जाएं। तो ऐसे भी मुसलमान और दलित तबकों से कुछ लोगों ने वोट नहीं दिया, जो ग्राउंड खबरें आई हैं। इसके अलावा प्रशासन की ज्यादती की कुछ तस्वीरें और वीडियो हमने देखी हैं कि कुछ लोगों को वोट नहीं देने दिया गया तमाम इलाकों में, खासकर यूपी के। और बहुत से मतदाता सूची में जो बदलाव किए गए, नाम काटे गए, वो सामने हैं। ठीक है। तो कई एक कारण हैं जिनकी वजह से वोटिंग परसेंटेज कम हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी और सरकार के लिए बहुत चिंता का सबब था, और इसीलिए उन्होंने 11 दिन का वक्त लिया, केंद्रीय चुनाव आयोग ने, फाइनल वोटर टर्नआउट जारी करने के लिए। और आखिरकार जब वो फाइनल वोटर टर्नआउट कल आया, तो उसमें हमने देखा कि पहले और दूसरे फेज में इन्होंने 66-66% बराबर नंबर दे दिए हैं। ठीक है। कहने का मतलब कि अब तक की जो तस्वीर दिख रही है, उससे दो बातें साफ हैं। पहली, कि ये चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र नहीं हो रहा है, जिसके बारे में चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने दावा किया था कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है। ये पूरी तरह दबाव में
नियंत्रण में करवाया जा रहा पक्षपातपूर्ण चुनाव है। जी। दूसरी बात दूसरी बात, ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि 10 साल के भारतीय जनता पार्टी के राज के बाद बहुत से लोगों को, अलग अलग तबकों में, ये समझ में आ गया है कि नहीं, अब रोटी पलट देनी चाहिए वरना रोटी जल जाएगी। लोहिया जी ने कहा था कि रोटी पलटते रहो, नहीं पलटोगे तो जलेगी। तो बहुत से लोगों को लगता है कि रोटी पलट देनी चाहिए, तो इन्होंने रोटी के एक तरफ जो है नीचे फेविकॉल लगा के चिपका दिया है कि वो पलटी ना जा सके। ऐसी कवायद चल रही है। 2 चरणों में इतना ही समझ में आया है मुझे। क्योंकि सर जैसे कि आपने बताया कि कुछ जगहों पर मुसलमानों ने और दलितों ने पूरी तरीके से वोट का बहिष्कार किया, पर तस्वीरें पहले और दूसरे चरण में ये भी सामने आई, जो भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर थे वो भी वोट डालने जो है वो नहीं निकले। क्योंकि जी। तस्वीर जो है सहारनपुर से सामने आई, जहां ठाकुर समुदाय के लोग वोट डालने नहीं गए, और कैराना में भी यही तस्वीर थी। और दूसरे चरण में बागपत के छपरौली गांव के पूरा जो ठाकुर बस्ती है उसने पूरे बूथ का ही बायकॉट कर दिया। ऐसे में अगर वोट नहीं डाले जाते हैं तो फायदा नुकसान किसका होगा? भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा या नुकसान होगा? क्योंकि हमने पूरे इसमें अगर बात की जाए तो भारत जोड़ो यात्रा को कवर किया, उसमें जितने भी इनके हार्डकोर वोटर थे उन लोगों से बात की, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में बैनर लगा रखे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। लोगों में नाराजगी है कि प्रभु श्री राम को कोई ला नहीं सकता, इनकी क्या हैसियत है जो ये इस तरीके से बातें कर रहे हैं। ये नाराजगी साफ तौर पर है। क्या वो नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट में पड़ रही है? देखिए, नाराजगी कई वजहों से है। ये राम वाम वाली बात जो है, ये तो खैर कहने वाली बातें हैं, ठीक है, कि कौन किसको लाया है, ये सब जुमलेबाजी है। नाराजगी दरअसल महंगाई से है। जी। नाराजगी बेरोजगारी से है। नाराजगी लोगों की ये है कि उनके प्रतिनिधि जिनको उन्होंने चुना, एक बार नहीं 2 बार, वो नजर नहीं आए उनके इलाकों में। लोगों को नाराजगी अपने अपने जनप्रतिनिधियों, अपने अपने सांसदों से है। ठीक है। तो नाराजगी के कई अलग अलग लोकल फैक्टर्स हैं। ठीक है। और ये चुनाव धर्म पे नहीं हो रहा है, ये जी। क्लियर हो जाना चाहिए कि इन्होंने धर्म पे खड़ा करने की बहुत कोशिश की थी, अभी भी हो रही है। राष्ट्रपति महोदय द्रौपदी मुर्मू आज अयोध्या में राम जी की पूजा कर रही हैं। जी। लोकसभा चुनाव के बीचों बीच राष्ट्रपति को क्या जरूरत आन पड़ी अयोध्या जाने की? जी। और 4 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में रोड शो करेंगे। जी। कहने का मतलब कि जो काठ की हांडी है उसे बार बार चढ़ाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन 2 चरण बीत गए और वो चढ़ी नहीं है। तो ये चुनाव धर्म पर नहीं हो रहा है, राम मंदिर पर नहीं हो रहा है। और यही भाजपा के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि समाज जब पोलराइज नहीं होता है तब भारतीय जनता पार्टी को वोट पड़ने मुश्किल होते हैं, कम वोट पड़ते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि जो कम वोटिंग परसेंटेज है वो केवल भाजपा के ही लोग नहीं निकले। मुझे लगता है कि हर तबके से लोगों को मोहभंग की स्थिति है। ठीक है। जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से मुसलमान बहुत दुखी हैं। जी। बहुजन समाज पार्टी से दलित दुखी हैं। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मण और राजपूत दुखी हैं। और कांग्रेस से कोई दुखी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का तो कोई था ही नहीं जी। बरसों से वहां पे। जी। ठीक है। तो कहने का मतलब कि अपनी अपनी पार्टियों से लोग दुखी हैं, इसलिए लोग निकल नहीं रहे हैं। और दूसरे की पार्टियों को वोट देने जाने में पहचाने जाने का खतरा है। जी। ठीक है। अगर मेरी बिरादरी में मान लेते हैं कि लोगों ने तय कर लिया कि भाजपा को वोट नहीं देना है, और मैं अकेले अपने घर से निकल के लाइन में लग गया, और मेरे बिरादरी के किसी व्यक्ति ने देख लिया और मैं पहचाना गया, तो मेरी तो बड़ी भद्द पिटेगी। जी। इस शर्म लिहाज के कारण भी बहुत से लोग नहीं निकले हैं वोट देने के लिए। जो शायद देते तो इंडिया अलायंस के वोटों में कुछ बढ़ोतरी होती। जी। तो भाजपा के वोटों में जो कमी आएगी, उसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया अलायंस के उतने ही वोट बढ़ जाएंगे। इस रूप में इसको मत देखिए।
इसका सिर्फ मतलब यह है कि जो अनाप शनाप 5 लाख 3 लाख के मार्जिन से भाजपा जीतती आई थी, उतना मार्जिन नहीं रहेगा, मार्जिन कम रहेगा। ठीक है। ये सवाल तो लगातार खड़े हो रहे हैं, पर सर ये भी देखने को मिला है कि अगर दिल्ली की सत्ता पर काबिज होना होता है तो बरसों से कहावत चल रही है कि उत्तर प्रदेश और बिहार की जो राजनीति है वो तय करती है। बिहार की 2 चरणों की सीट पर 9 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश की 16 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। पर कुछ वरिष्ठ पत्रकारों का यह दावा है कि उत्तर प्रदेश की तकरीबन 40 से 45 सीटें जो हैं वो खासतौर पर इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। कुछ का दावा है कि बिहार की जमीन जो है वो खिसक चुकी है, राजस्थान से भाजपा की जमीन खिसक चुकी है। असल में मेन फैक्टर किस तरीके से देखा और समझा जाए, क्योंकि यहां ये भी चीजें होती है कि जो कानों को सुनाने के लिए अच्छा लग जाए वही बातें सब लोग कहने शुरू कर देते हैं एक ही बार में। देखिए, इसका जवाब मैं दो तरीके से आपको दूंगा। पहला, जो आपने जिक्र किया कि कुछ पत्रकार ऐसी बातें कर रहे हैं, जी। ठीक है, तो मैं एक बात ये बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को भी ये समझ में आए कि दरअसल जो पत्रकार यूट्यूब चैनलों पे या फेसबुक पे या यहाँ वहाँ जो बातें करते हैं, जी। वो बातें जरूरी नहीं है कि सही बातें हों। वो बातें दरअसल अपने सब्सक्राइबर के बेस को बचाए रखने के लिए उनके पसंद की बातें होती हैं। ठीक है। ये माध्यम की मजबूरी है। जी। ये जो माध्यम है यूट्यूब और फेसबुक, इसकी मजबूरी है कि आपने जो मछलियां पाली हैं, उन मछलियों को वैसा ही चारा डालते रहें। हुआ यह है पिछले कुछ वर्षों में कि जितने भी पत्रकार मीडिया से निकल के, चाहे निकाले गए चाहे खुद निकले, चले आए और उन्होंने यूट्यूब खोला, है फेसबुक खोला, बड़े चैनल अपने अपने चैनल खोले और संस्थान बनाए, उनके ग्राहकों में सबसे ज्यादा मुसलमान, दलित और ओबीसी हैं। जी। ठीक है। और दरअसल एक चंक है मुसलमान, दलित और ओबीसी का, मान लेते हैं कि 10 करोड़ या 15 करोड़, जो मोबाइल पे रहता है और वो लगातार घूमता रहता है। एक दिन अभिसार शर्मा पे आया, उनको देख के नवीन कुमार पे आया, उनको देख के जो है आया विनोद कापड़ी पे, उनको देख के पुण्य प्रसून पे आया, उनको देख के रवीश पे आया, उनको देख के अजीत अंजुम पे आया। जी। एक ही दिन में वो एक तरह के 10 पत्रकारों के चैनलों को देखता है। ठीक है। और उसको वही सुनने का मन करता है जो वो चाहता है। जी। तो इस देश का स्वाभाविक भाजपा विरोधी वोटर कौन है? दलित है, मुसलमान है और थोड़ा मोड़ा ओबीसी है, 30-40%। जी। वही लोग हैं जो चाहते हैं कि सुने कि भाजपा हार रही है और विपक्ष जीत रहा है। और यही सारे एंकर्स और पत्रकार वही बात सुनाते हैं, उनको इस बात से कन्विंस करते हैं कि नहीं भाई, भाजपा हार रही है। क्योंकि वो ये बात नहीं कहेंगे तो उनके ग्राहक उनको छोड़ के भाग जाएंगे। ठीक जी। है। तो ये इसकी पूरी इकोनॉमी है, पॉलिटिक्स है यूट्यूब चैनलों की। और वो ऐसा नहीं करेंगे तो रेवेन्यू नहीं आएगा। ठीक है। जी। तो उनको आप एक तरफ रख दें कि वो क्या कह रहे हैं, वो धंधे का मसला है, जी। उसमें सच्चाई नहीं है। जी। सच्चाई की बात यह है कि राजस्थान में वास्तव में भाजपा को नुकसान हो रहा है। जी। राजस्थान में खासकर शेखावटी में, जी। चूरू, सीकर, झुंझुनू का जो इलाका है, इसके अलावा थोड़ा सा आप कोटा चले जाइए, बाड़मेर चले जाइए, जालौर चले जाइए। ठीक है। तो अब तक राजस्थान में जहां जहां चुनाव हुआ है, ऐसा मुझे लगता है, चूंकि मैं राजस्थान घूमा हूं, पिछले चुनाव में भी घूमा था और काफी मैंने देखा, लगातार मैं कांटेक्ट में हूं, 5 से 6 सीटें फंसी हुई हैं भाजपा की अभी तक। ठीक है। उत्तर प्रदेश में जिन 16 सीटों पर हुआ है, उसमें मुझे लगता है कि 3 से 4 सीटें फंसी हुई हैं, बहुत ज्यादा नहीं। मैं नहीं कह सकता हो कि कौन कौन सी, मतलब अलीगढ़ हो सकती है, कैराना हो सकती है, ठीक है, अमरोहा हो सकती है। ठीक है। मतलब 3-4 मैक्सिमम। ठीक है। बिहार की स्थिति थोड़ी अलग है। बिहार की स्थिति को समझना अगर आपको है तो ऐसे आप देखें कि वहां पर नीतीश कुमार के भाजपा के साथ जाने के बाद जी। थोड़ी स्थिति बदली, और वो आखिरी समय में हुआ, चुनाव के ठीक पहले हुआ। ठीक है। जी। तो जो वोटरों का मन था, जैसे यूपी के वोटर का मन क्लियर था
जी। यूपी के मुसलमानों को पता था कि उन्हें इस चुनाव में कांग्रेस को ही वोट देना है। जी। और खुदा न खास्ता कांग्रेस और सपा एक साथ आ गए, जी। तो बात बन गई। ठीक है। जी। बिहार में बड़ी दिक्कत ये थी कि नीतीश कुमार को भी मुसलमानों के वोट जाते थे, राजद को भी मुसलमानों के वोट जाते थे, और जो दूसरी छोटी पार्टियां हैं उनको भी जाते थे। ठीक है। अब जी। नीतीश चले आए इधर, तो वहां पे बड़ी उहापोह वाली स्थिति है कि किसे वोट दिया जाए। न सिर्फ मुसलमानों के लिए, बल्कि दलितों के लिए भी, और ओबीसी में नॉन यादव ओबीसी के लिए भी। ठीक जी। है। हाँ, थोड़ी सी स्थिति यह है कि कुर्मी और कुशवाहा एक साथ आए हैं, लेकिन थोड़ा वहां पे मिडिल क्लास जो हिंदू है, सवर्ण है, उसके लिए बड़ी समस्या है कि इधर जाएंगे तो भाजपा और नीतीश, नीतीश कब दल बदलने भरोसा नहीं, इधर जाएंगे तो जंगल राज वाले लालू। वो इसी तरह सोचते हैं। जी। ठीक है। तो उनको लगता है कि इधर जाएं या उधर जाएं, इससे बढ़िया हम घर में बैठे कहीं ना जाएं। तो 42% 44% जो आपको बिहार में दिख रहा है, वो बिहार के शहरी सवर्ण मतदाता का वोट है, जो कि नहीं पड़ा है। ठीक है। तो मुझे लगता है कि वहां पे नीतीश कुमार की सीटें कम होंगी। ठीक है। और इतनी भी कम नहीं होंगी भाई, वहां तो 40 में 39 एनडीए के पास ऑलरेडी था। जी। तो 39 में आप कितना कम कर लेंगे? जो नीतीश कुमार में कमी आएगी वही आएगी। जी। मेरी समझदारी ये बनती है। क्योंकि सर ये साफ तौर पर देखने को मिला है कि बिहार, यूपी की कुछ सीटें ऐसी हैं जिस पर पूरे देश की नजरें बनी हुई हैं, क्योंकि हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी का एक कट्टर हिंदुत्व की सोच लेकर के जो चलती है, उसको हावी करने की कोशिश करती है। जहां मुस्लिम उम्मीदवार होते हैं उधर ज्यादा ये अपनी चीजों को थोपने की कोशिश करते हैं और ये बताते हैं कि साहब देखिए, या तो मुस्लिम उम्मीदवार दे दिया, और देश के प्रधानमंत्री ने तो कह ही दिया कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कि अगर ये हो गया तो मुसलमान जो है मंगलसूत्र तक कांग्रेस बेच करके दे देगी। पर कुछ हम्म। सीटों पर जो मैंने खुद ऑब्जर्वेशन किया, अगर कैराना की मैं बात करूं तो कैराना में इस बार इकरा हसन की पूरी पॉलिटिक्स जो है बदली बदली सी थी। वो मुस्लिम मोहल्ले में कम वोट मांगने गई है, वो सबसे ज्यादा वोट जो है वो हिंदू बहुल क्षेत्र जो है उधर गई। और यही पैटर्न जो है सहारनपुर में इमरान मसूद ने अपनाया। और अब अगर हम गाजीपुर जा रहे हैं तो गाजीपुर में अफजाल अंसारी साहब जो हैं, उनकी बेटी मंदिरों में जाकर के लोगों को मना रही है वोट के लिए। और यही बिहार की सीवान सीट पर भी देखने को मिला, जहां हिना साहब जब खुद नामांकन करने जा रही हैं तो भगवा गमछा पहन रखा है और तमाम चीजें जो हैं। ये एक पॉलिटिक्स जो तिलिस्म है भारतीय जनता पार्टी का, वो टूटता हुआ नजर नहीं जा रहा है कि मुस्लिम वोटर हैं, कट्टर हैं, और उन्होंने इस बार पूरी तरीके से चीजों को बदल दिया है। देखिए, इसको इस तरह से मैं देखता नहीं हूँ। अ, मैं नहीं जानता कि बाकी जगहों पे क्या स्थिति है, लेकिन ये जो खासकर कैराना और गाजीपुर और सिवान, ये परिवारों की पॉलिटिक्स है। देखिए, जी। इसको इस तरह से समझिए कि एक इलाके का एक खानदान है, एक परिवार है, जिसकी एक परंपरागत प्रतिष्ठा रही है, इज्जत रही है उस इलाके में। ठीक है ना? और उसे वोट प्रत्याशी के नाम पे नहीं मिलता है, उस खानदान के, उस परिवार के नाम पे मिलता है। जी। ठीक है। और जब इस देश में, जब आप पुराने इलाकों में देखते हैं, गाजीपुर जैसे इलाके में, मैं गाजीपुर से आता हूँ। ठीक है। और मैं तो मोहम्मदाबाद रहा हूँ, गया हूँ, मिला हूँ, देखा हूँ सब कुछ। ऐसा कतई नहीं है कि अफजाल की बिटिया अगर शंकर के मंदिर में जा रही हैं तो वो आज ही जा रही हैं। वो आज दिखाया जा रहा है हमें कि देखो देखो इनको ऐसा करना पड़ रहा है। वरना गाजीपुर का जो माहौल है, वहां पर आपको हिंदू और मुसलमान का बहुत फर्क नहीं दिखेगा। ठीक है। मैं जी। गाजीपुर में बचपन में रहा हूं, मैं खुद मस्जिद में गया हूं, अपने नाना के साथ दरगाहों पे जाता था मैं। ठीक है। और मोहम्मदाबाद में जहां अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी का जो फाटक है, वहां पे आप जाके देखेंगे तो आपको हिंदू मुसलमान में बहुत फर्क नहीं नजर आएगा। ठीक है। तो आप ये जो कट्टर वाली बात कह रहे हैं, ये कैराना, आप समझते हैं कैराना कौन सा इलाका है जहां से किराना घराना पैदा हुआ संगीत का? जी। ठीक है। संगीत का किराना घराना बहुत सेकुलर घराना रहा है, वो मुसलमानी घराना नहीं रहा है। गाजीपुर वो इलाका है
जहां पर संतों की परंपरा रही है 700-800 साल से, तो वहीं पे जो है फाहियान भी आया था। वहां पे गुलाब के बाग हुआ करते थे, वहीं विवेकानंद भी आए थे। और वहीं पे गाजी बाबा के नाम पे जो है गाजीपुर है। जी बहुत सेकुलर जगह है जी जी। गाजीपुर। बहुत क्योंकि सेकुलर जगह है कैराना। ये सब कट्टर मुस्लिम इलाके नहीं है, इसको दिमाग से निकाल दीजिए। जी जी नहीं इनका जो मैं मंदिर जाना आपको दिख रहा है, ये जी जी दिखाया जा रहा है चुनावी नजाकत के चक्कर में, ऐसा नहीं मेरा है। मेरा गाजीपुर को लेकर के सवाल करने का मतलब ये था, क्योंकि मीडिया में एक तरीके से पूरा हाइप दिया गया और ये बताया जा रहा है खासतौर पर गोदी मीडिया में कि देखिए गाजीपुर में अफजाल की बेटी पहुंची वोट मांगने के लिए मंदिर, ये हेडलाइन। मैं क्या कह रहा हूं कि ये आपको दिखाया जा रहा है। जी, मैं यही इसलिए कह रहा मैंने हूं। ये सवाल जो हाँ। है खासतौर पर किया, क्योंकि जब अभी मुख्तार अंसारी साहब का इंतकाल हुआ तो मैं भी खुद वहां कवर करने के लिए पहुंचा था ग्राउंड रिपोर्ट पर, जो तदफीन हुई तमाम चीजें। और ये खासतौर पर देखा कि उनके तदफीन में मुसलमानों से ज्यादा जो हैं वो हिंदू समाज के लोग ज्यादा थे, जी। जी। दलित ज्यादा थे। तो क्या मेन फैक्टर है ये वो सीटें हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा खतरा है? क्योंकि वो तो सबको एक तराजू में आंकने की कोशिश करते हैं कि सबके सब कट्टर हिंदू है, पर ये वो सीट है जहां पर ये तिलिस्म टूट रहा है। गाजीपुर उस तिलिस्म को हमेशा तोड़ता रहा है। आजमगढ़ उस तिलिस्म के खिलाफ हमेशा खड़ा रहा है। आप देखिए कि भाजपा और नरेंद्र मोदी की जब आंधी चल रही थी 2014 में, तब भी गाजीपुर और आजमगढ़ ने उस किले को बचाए रखा जी सेकुलरिज्म के। और 19 में जब पुलवामा की आंधी चली, तब भी गाजीपुर और आजमगढ़ ही था जिसने बचाए रखा। ठीक है। जी ये वो पुराने इलाके हैं जहां पर अभी हिंदू मुसलमान कट्टरता वाली सोच समाज में घर नहीं कर पाई है। जी इतना आसान नहीं, ये पुराने इलाके हैं। जी इनकी लड़ाई का एक पुराना मतलब इतिहास रहा है। ठीक है। तो ऐसे इलाके जहां पे कि लोग मिलजुल के रहते हों, जहां पे अपनापे का भाव हो और खानदानी रिश्ते लोगों के हों, जी वहां पर भारतीय जनता पार्टी का जो पोलराइजेशन वाला मकसद है, वो इतनी आसानी से पूरा नहीं होता। ये खुश मतलब उसको कहूंगा मैं कि मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है कि ऐसे इलाके अभी इस देश में बचे हुए हैं। जी गाजीपुर में एक है। ठीक है। जी। क्योंकि हमने ये खास तौर पर देखा जब अफजाल अंसारी साहब को टिकट पहले ही मिल चुकी थी, मुख्तार अंसारी साहब की खबर आई, तब भी गाजीपुर चर्चा का केंद्र बना रहा। खासतौर पर गोदी मीडिया के जरिए जब अखिलेश यादव अफजाल अंसारी साहब से मुलाकात करने उनके घर पर पहुंच जाते हैं, खिराज अकीदत पेश करने के लिए मुख्तार अंसारी साहब को पहुंचते हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा साफ तौर पर कहा जाने लगा कि देखिए कि माफिया के मौत पर आंसू बहाने घर पहुंचे अखिलेश यादव। ये जो नफरती एजेंडा है, क्या इस नफरत के खिलाफ गाजीपुर हमेशा से वोट करता रहा है? मैं ये समझना चाहता हूं, जो मेन इतिहास गाजीपुर का है। भाई देखिए, गाजीपुर के इतिहास में अभी मैं नहीं जाऊंगा, बहुत पुराना इतिहास है गाजीपुर का। लेकिन आप ये समझिए कि आ, मैंने कम से कम गाजीपुर में कभी कोई पोलराइजेशन वाली पॉलिटिक्स देखी नहीं। जी ठीक है। अगर उस इलाके को आपको समझना है, गाजीपुर, बलिया, मऊ, घोसी, ये जो सीटें हैं ना, उस इलाके में दरअसल बेसिक जो जिसको कहते हैं हम टकराव रहा है, वो टकराव सामंतों और गरीबों के बीच का रहा है। जी ठीक है। आप धर्म के चश्मे से गाजीपुर को नहीं समझ पाएंगे, जाति के चश्मे से भी गाजीपुर को नहीं समझ पाएंगे। गाजीपुर को समझना है तो आपको क्लास के चश्मे से, वर्ग के चश्मे से समझना पड़ेगा। गाजीपुर का इतिहास सामंतों और दबंगों के खिलाफ का इतिहास रहा है, उनके जी मुखालफत का इतिहास रहा है। ठीक है। और आप देखेंगे अफजाल अंसारी की पॉलिटिक्स, उनके खानदान की पॉलिटिक्स हमेशा से वो सामंतों के खिलाफ रही है। जी कम्युनिस्ट पार्टी से उन्होंने शुरुआत की थी अपनी। जी ठीक है। और गाजीपुर वो जगह है जहां से सरजू पांडे जैसे कम्युनिस्ट नेता आए हैं। जी ठीक है। गाजीपुर वो जगह है, आपको मैं बताऊं कि ये जो आपको आश्चर्य होगा, बहुत लोगों को नहीं पता, भारतीय जनता पार्टी ने जो गाजीपुर से कैंडिडेट खड़ा किया है, एक मास्टर साहब हैं, राय साहब हैं। ठीक जी है।
कैंडिडेट तो कोई मिल नहीं रहा था उनको। है। जी। तो राय साहब एक जो खड़ा किया गया, जिनको जिनका कॉलेज चलता है, वो एक कॉलेज चलाते हैं। जी। और वो जखनिया एक ब्लॉक है, उस जी। जखनिया ब्लॉक में कॉलेज चलाते हैं। ठीक है। जी। वो राय साहब जिस आश्रम के अनुयायी हैं, वहां पे भुड़कुड़ा आश्रम बहुत पुराना है, सात जी। आठ सौ साल पुराना भुड़कुड़ा आश्रम है। उस आश्रम के अनुयायी हैं राय साहब, जो जी। भाजपा के प्रत्याशी हैं। और वो आश्रम इस देश में संतों की एक बड़ी प्रथा है, बड़ी परंपरा है, सेकुलर संतों की, जी। जाति विरोधी संतों की, उस परंपरा का आश्रम है वो, जिसको बावरी पंथ कहा जाता है। जी। ठीक है। वो बावरी पंथ का इलाका है। वहां पे वो बावरी एक हुआ करती थी अकबर के जमाने में संत, जी। उस जमाने का वो आश्रम है। जी। और मतलब आप सोचिए कि गाजीपुर की जमीन ऐसी है कि भाजपा को प्रत्याशी देना पड़ रहा है, तो वो सेकुलर मठ का प्रत्याशी दे रही है, क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं है वहां से कट्टर आदमी को चुनने का। आप समझ रहे हैं? क्योंकि तो गाजीपुर में इतना आसान नहीं है आपको कट्टर प्रत्याशी चुन लेना और हिंदू मुसलमान कर देना। है? क्योंकि सर ये साफ तौर पर देखा कि पहले ही जब समाजवादी पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई, उसमें अफजाल अंसारी साहब का नाम पहले ही डिक्लेयर हो चुका था, छठे चरण में चुनाव होना है। और ये भारतीय जनता पार्टी को अब जाकर के वहां पर चुनावी मैदान में अपनी लाज बचाने के लिए उम्मीदवार उतारने पड़े हैं यहाँ पर। आखिरकार गाजीपुर में इतना समय क्यों लग गया? छठे में नहीं, सातवें चरण में होना है। जी। सातवें में होना है, आखिरी में 1 जून को। जी। देखिए ऐसा है ना कि जो मुख्तार अंसारी वाली घटना हुई है, जी। उसका असर चंदौली से लेके मऊ तक है। जी। मतलब बनारस के आप आगे बढ़ेंगे, तो बनारस के आगे बढ़ के मऊ तक जाएंगे आप, गोरखपुर मत जाइए, आप इधर ही रहिए। जी। कोई ऐसी सीट नहीं है जहां पर कि मुख्तार अंसारी के मरने को लेकर मुसलमानों में रोष न हो। खासकर वो बुनकरों का इलाका है, मऊ मुबारकपुर से लेके बनारस तक अंसारियों का इलाका है, बुनकरों का इलाका। जी। और इससे केवल भारतीय जनता पार्टी को खतरा नहीं हुआ है, जी। इसको समझिए, इससे कांग्रेस को भी खतरा हुआ है। जी। कहां पर? बनारस में। बनारस में कांग्रेस के प्रत्याशी अजय राय हैं। ठीक जी। है। अजय राय की खानदानी दुश्मनी रही है मुख्तार अंसारी से। जी। अवधेश राय की हत्या हुई थी, जी। कृष्णानंद राय की हत्या हुई, मुख्तार अंसारी और इनके बीच में मुकदमा चल रहा है लंबा, बहुत लंबा। उसी मुकदमे का जो परिणाम आया, तो मुख्तार को जेल हुई। जी। ठीक है। तो जो खानदानी अदावत अजय राय की मुख्तार अंसारी के साथ है, जी। और मुख्तार अंसारी चले गए। ठीक जी। है। तो जो 1.5-2 लाख अंसारी वोट बनारस में अजय राय को मिलने थे, वो फंस गए हैं। जी। तो न केवल भाजपा को दिक्कत है कि भाई ये जो लहर है सिंपैथी की, केवल मुसलमानों में नहीं, जी। गैर मुसलमानों में भी, जी। जो अंसारी खानदान से जुड़े हुए हैं, एक वो खतरा। और दूसरा कांग्रेस के प्रत्याशी जो अजय राय हैं, उनको खतरा। जी। तो ये एक खानदान और एक परिवार के प्रति उस इलाके के लोगों का जुड़ाव है। और उसमें ये नहीं देखा जाता है कि कोई भाजपा का है कि कांग्रेस का है, जी। दोनों को नुकसान है इसमें। जी। आपको पता है बनारस के जो मुसलमान हैं, खासकर अंसारी मुसलमान, वो अजय राय को बदल के किसी और को खड़ा करने की डिमांड कर रहे हैं मोदी के खिलाफ। जी। ये स्थिति है। ठीक है। बहुत पेचीदा है वहां का इलाका। मैं सर एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा, क्या लगता है कि दो चरणों के जो मतदान 190 सीटों पर हुए हैं, किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है पूरा मामला? देखिए, मुझे जो दिख रहा है वो ये है कि ये चुनाव अब तीसरे चरण से भाजपा की तरफ जाएगा। अभी तक कहीं नहीं गया है। अभी तक लग रहा था कि शायद भाजपा को रोके हुए है, या भाजपा के खिलाफ वोट पड़ रहे हैं, भाजपा में कमी आएगी। लेकिन मुझे लगता है कि आज राष्ट्रपति का दौरा, 5 तारीख को नरेंद्र मोदी का अयोध्या दौरा, और पूरा मीडिया आप देख ही रहे हैं किस तरह से काम करता है। तो इस चुनाव को अगले 25 दिन में भाजपा और नरेंद्र मोदी और राम मंदिर और इसके इर्द गिर्द खड़ा करने की कोशिश की जाएगी। और हो सकता है कि छठवें चरण तक जाते जाते ये भाजपा के क्लीन स्वीप का चुनाव बन जाए। हो सकता है। आज की डेट में ये सदिच्छा रख सकते हैं आप
कि भाजपा को कम सीटें आएंगी। आप 200, 250, 150 जो मानना है मानिए, जी। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मेजोरिटी किसी न किसी तरह कर ही लेगी। ठीक है। आपने सूरत का प्रयोग देख लिया, इंदौर जी। का प्रयोग देख लिया, जी। खजुराहो का प्रयोग देख लिया, और अरुणाचल प्रदेश में 10 विधायक असेंबली में चुन लिए गए, जी। बैठे बैठाए। ठीक है। और क्या कहा इन्होंने कल अमित शाह ने, कि 100 सीटें हमारी आ चुकी हैं, 300 सीटें और आनी बाकी हैं। ठीक है। तो ये देखिए, किन्हीं मामलों में कितना भी झूठ बोल लें, ये सीटों के मामले में झूठ नहीं बोलते हैं। ये 10 साल गवाह है इसका। इन्होंने 303 कहा था, 303 आई। ठीक है। और इनके निचले दर्जे के जो भक्त हैं, सदस्य हैं, वो भी कहते हैं, और उतनी ही सीटें आती हैं। जी। तो ठीक है, 400 नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि 300 कहीं गया नहीं है इनका। ये कुल मिला के सरकार तो मतलब किसी भी कीमत पे बना ही लेंगे। ठीक जी। है, क्योंकि इनके जीने मरने का मामला है। क्योंकि ये जीने मरने का मामला भारतीय जनता पार्टी के लिए हो चुका है। जी जी। ये कांग्रेस के जीने मरने का मामला नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये जी। सपा के जीने के मरने का मामला नहीं है। ये जी। भाजपा के जीवन मरण का सवाल है ये चुनाव, कि अगर इस बार भाजपा नहीं बना पाई सरकार, तो आरएसएस का 100वां साल फंस जाएगा। और पीएम केयर से लेके और नोटबंदी से लेके इलेक्टोरल बॉन्ड तक जितने धतकर्म इन्होंने किए हैं, वो सब जब खुलेंगे, तो बुढ़ापा इनका खराब हो जाएगा। जी। ठीक है। कोई नहीं चाहता है कि बुढ़ापा खराब हो। 5 साल तो ये किसी भी तरीके से रहेंगे, फिर देखा जाएगा जो होगा।